नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, आज काशी में तमाम सियासी दलों का जो जमावड़ा लगा, ऐसा लग रहा है कि सभी पार्टियों के बड़े नेता बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने की होड़ में लगे थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं देर ना हो जाए, इसलिए सभी लोग पहुंचे हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी तो बाकायदा कई दिनों से हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा कई दिनों से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी फिर आ चुके हैं, अखिलेश यादव भी वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ ममता बनर्जी भी वहां पर देखी गई। ये कई दिनों से चीजें चल रही हैं, सिर्फ आज की बात नहीं है। लेकिन ऐसा लगा कि काशी के जरिए ही क्या राजधानी लखनऊ पर कब्जा किया जा सकता है? क्या पूरब की लड़ाई जो जीतेगा उसी को उत्तर प्रदेश की सत्ता मिलेगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको जानना बेहद ही जरूरी है। क्या 7वें चरण के समीकरण के आधार पर ही तय हो जाएगा कि यूपी की सत्ता या यूपी का बादशाह कौन बनेगा, या फिर अब 7वें चरण का चुनाव जब संपन्न होगा, मतदाताओं का फैसला पूरी तरह से हो चुका रहेगा, तो सभी को इंतजार है 10 मार्च का। 10 मार्च को आएगा जनता का फैसला और उससे पहले तमाम सियासी दलों के बड़े नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, उनके दिलों की धड़कन काफी तेज बनी हुई है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। यूपी चुनाव अब आन बान पर आई। काशी में हुआ सियासी जमावड़ा, इसे मिलेगा काशी बाबा का आशीर्वाद। चर्बी उतार देंगे, गर्मी निकाल देंगे, हिंदुओं के अंदर भूसा भर देंगे। पहले हिसाब, फिर ट्रांसफर पोस्टिंग और अब नतीजे के बाद उल्टा लटका देंगे। जैसे बयानों से यूपी की सियासी फिजा में सर्दी में भी गर्माहट बनी रही। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। 10 तारीख के बाद भी कमर खिल रहा है, भाजपा की सरकार बन रही है। अभी तो तुम्हारे बाप भी जेल के अंदर है, तो तुमको भी उल्टा लटका करके सीधा करने का काम करेंगे। मैंने कई दोस्तों से पूछा, सबने कहा समाजवादी पार्टी की कुंडली में, श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली में अभी 25 साल तक राजयोग है ही नहीं। साइकिल पंक्चर हो गई 2014 में, 2017 में, 2019 में और साइकिल चकनाचूर हो रही है 2022 में। हर चरण में अलग अलग चुनावी बयानों से प्रचार में गर्मी बनी रही, लेकिन यूपी चुनाव में आन बान का भी तड़का लग गया। काशी में सभी सियासी पार्टियों का ऐसा जमावड़ा लगा जैसे बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने में देरी न हो जाए। पीएम मोदी, सीएम योगी के साथ साथ अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के खास मेहमान ममता दीदी भी काशी में मंडराती दिखी। 10 मार्च के बाद ये भागीदारी और सशक्त होगी, ये मैं आपको वादा करने आया हूं। गरीब को पक्के घर देने का अभियान और तेज होगा। 10 मार्च के बाद गरीब को गैस कनेक्शन का अभियान और तेज होगा। 10 मार्च के बाद रोजगार देने का अभियान, सरकार में नौकरी देने का अभियान और तेज होगा। चलाने के लिए एक दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार के लिए भाजपा के कमल पर वोट देंगे, सभी लोग देंगे। हम लोगों ने यहाँ पर राम दुलार गौड़ को अपना प्रत्याशी बनाया है, मालूम है ना? याद रखना, इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ
समस्या का समाधान भी हम लोग करेंगे। इस आखिरी चरण की लड़ाई में सभी दलों ने काशी में फोकस कर रखा था। पीएम मोदी का रोड शो हो या फिर अखिलेश यादव की यात्रा, प्रियंका और राहुल भी पीछे नहीं रहे। छठवें चरण में ही भारतीय जनता पार्टी के छक्के उड़ा दिए गए और जब से पीले वाले समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, बीजेपी का हर पुर्जा ढीला हो गया और मुझे तो ये लगता है गोपालपुर आकर के कि जो गर्मी निकाल रहे थे, गोपालपुर वाले उनकी भाप निकाल देंगे इस बार। आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। राजनीति का मकसद होना चाहिए कि इन समस्याओं का हल कैसे हो, आपकी सेवा होना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म हर नेता का, हर राजनीतिक दल का सबसे बड़ा धर्म यही होता है, सेवा। तो जो आपकी सेवा करता हो, जो ईमानदारी से आपके लिए काम करता हो, जो आपके सामने सच्चाई पेश करता हो, उसी का समर्थन करिए। मैं जानती हूं कि आप जागरूक हैं। आप इस चुनाव में सोच समझकर पूरी जिम्मेदारी से अपना वोट देंगे। इसी पूर्वांचल की जंग में जो जीतेगा वही यूपी की सत्ता पर काबिज होगा। चुनाव प्रचार खत्म हो गया और चुनावी नफा नुकसान पर सियासी दलों की नजर है, यानी 10 मार्च का सभी को इंतजार है। तो देखते हैं बयानों का असर जनता पर पड़ा या विकास मॉडल का, या फिर विपक्ष के दावों पर जनता ने भरोसा किया। इंतजार है अब सभी को 10 मार्च का। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो 7वें चरण का रण, यानी कि आखिरी रण है। 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। पूरब की लड़ाई में आन बान की बातें भी आ चुकी हैं। कांटे की लेकिन टक्कर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। 9 जिलों की 54 सीटों पर 7 मार्च को मतदान होगा। 10 मार्च के लिए भी बहुत कम वक्त रह गया है, यानी कि फाइनल डे, फुल एंड फाइनल होगा सियासी पार्टियों का 10 मार्च को। किसका होगा किसी को नहीं पता। जनता ने क्या सोच करके किन आधारों पर वोटिंग की है इसके बारे में भी किसी को नहीं पता। तो 10 मार्च को फुल एंड फाइनल सभी पार्टियों का होगा। सभी पार्टियां दावे कर रही है और सभी सरकार बनाने के दावे कर रही है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं, कई मेहमान और जुड़ेंगे। और इस वक्त अरविंद कठेरिया जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। अरविंद कठेरिया जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। चंद्रेश कुमार इस वक्त हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। चंद्रेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ राघवेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी और कई पार्टियों के मेहमान जुड़ेंगे, अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा, लेकिन पहले आते हैं राघवेंद्र जी के पास आते हैं। राघवेंद्र जी, स्वागत है आपका। राघवेंद्र जी, अब तो 7वें चरण का मतदान होना है 7 मार्च को। ऐसा लगा काशी में आज की सियासी जमावड़ा लगा हो, सभी को लग रहा था कि कहीं देरी ना हो जाए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने में। सभी एक के बाद एक, कई पार्टियों के बड़े नेता सब वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन अब थोड़ा हिसाब किताब बताइए कि 7वें चरण के चुनाव के बाद पार्टियों की धड़कन तेज होने वाली है और जनता का फैसला किन आधारों पर इस बार होने वाला है। गोपीनाथ जी, एक बदलाव 2014 के बाद से आया है। हाँ, कि अब कहीं न कहीं से काशी और अयोध्या चर्चा में है। हाँ, इसके पहले ये सब प्लेसेस चर्चा में नहीं हुआ करते थे और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए उत्तर प्रदेश के अलावा बंगाल से ममता बनर्जी भी आती हुई दिखी, कि वो भी रहीं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग रहे। देश के पीएम मोदी जी भी रहे, जो काशी को दिव्य और भव्य बनाने का सांसद होते हुए काफी काम किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हमारे आपके सामने है। हाँ, इतना जरूर है कि कितना फायदा किस पार्टी को होगा ये देखना है हम लोगों को 10 तारीख को।
लेकिन वर्तमान में सिनेरियो देखा जाए तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी सबके लिए एक अग्नि परीक्षा है। आजमगढ़ से सांसद हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे है कि कितनी सीटें जिता पाते हैं। इसके अलावा पीएम ऑलरेडी हमारे बनारस से हैं, तो एक चुनौती उनके सामने भी है कि पूर्वांचल के उस क्षेत्र से सर्वाधिक सीटें कितनी दिला पाते हैं। दूसरा, ये सीटें जब हम मऊ के तरफ बढ़ते हैं, गाजीपुर की तरफ, कहीं ना कहीं माफिया मुख्तार अंसारी का भी जिक्र होता है। अभी उनके बेटे अब्बास अंसारी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें अधिकारियों से बदला लेने के बात कर रहे थे कि हिसाब किताब हम पहले क्लियर करेंगे। तो है, लड़ाई टफ है। देखना है कि लाभार्थी किसके साथ जाते हैं, क्योंकि पूर्वांचल का ये वो बेल्ट है जहाँ पे गरीबी बहुत है, अशिक्षा बहुत है, जनसंख्या ज्यादा है। तो ये देखना है कि लाभार्थी किस गुट में जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं या बहुजन समाज पार्टी के साथ जाते हैं। दूसरा, ये देखना है कि अभी भी जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पे इतना काम हुआ हो प्रदेश में, तो जो माफियाओं का एक एम्पायर है वो अपना कागज बनाने में कितना सफल होता है या जनता उनको नकारती है। तो इन सारे बिंदुओं पे समीकरण हम लोगों को देखना है कि आखिर जनता का मूड क्या है। वो उसे बुलडोजर पसंद है, उसे जो सुविधाएं मिल रही हैं राशन के रूप में या रोजगार के रूप में, आवास के रूप में, वो अच्छा लग रहा है, या आप अभी भी माफियाओं का काकस चलेगा और वो माफियाओं चलिए बिल्कुल सर। इसके अलावा देखिए, यूपी चुनाव में सियासी बयानों की भी बाढ़ रही। शुरुआत हुई गर्मी निकाल देने से और उसके बाद चर्बी उतार देंगे, हिंदुओं के अंदर भूसा भर देंगे, पहले हिसाब किताब होगा तब ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। उससे पहले बीच में और भी कई तरह के बयान आए, आतंकवादी, माफियावादी, तमंचावादी, परिवारवादी, सारे बयानों के जरिए एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही थी। अब एक और बयान आ गया कि अब जो अब्बास की तरफ से दिया गया था, अब्बास अंसारी की तरफ से, कि पहले हिसाब किताब होगा इसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। अब केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद बीजेपी की सरकार आएगी और उल्टा लटका देंगे। अब इन बयानों पर भी क्या जनता तालियां तो खूब लगा रही है, लेकिन क्या इस पर भी वोटिंग होगी? चलिए, इस वक्त और भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कटेरिया साहब के पास चलेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त। कटेरिया साहब, कल अब्बास अंसारी जो आपके गठबंधन में है, सुभाषपा से उनको टिकट मिला है, आप लोगों ने दिया है मऊ से, उन्होंने कहा कि आप पोस्टिंग ट्रांसफर बाद में, पहले हिसाब किताब होगा। उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई। आज केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर कह दिया कि उल्टा लटका देंगे 10 मार्च को और सीधा कर देंगे। तो आप लोग कुछ नहीं कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये बोल करके निकल जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य? देखिए, अब्बास अंसारी जी का वो अपना व्यक्तिगत बयान है। समाजवादी साथी कभी कोई कच्चे लफ्ज नहीं बोलती है। समाजवादी लोग सच्चाई की बात करते हैं जी। लेकिन कष्ट इस बात का है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस 7वें चरण में आदरणीय योगी जी और मोदी जी को दबाव इसलिए देना चाहती है कि धर्म के नगरी में, इस साधना की नगरी में, जहाँ साधना होती थी, जहाँ भगवान राम और कई प्रकार के देवी देवता, कहते हैं हमारे 56,000 देवी देवता वहाँ निवास करते थे, वहाँ इन्होंने साधन की नगरी बना दिया है। बहुत सारी गलियों को, मकानों को तोड़ करके वहाँ होटल बनाए जा रहे हैं, वहाँ व्यवसाय पैदा किया जा रहा है। बहुत छोटे छोटे घाट थे जिनका अपनी एक पहचान थी, उनको तोड़ के इन्होंने बर्बाद कर दिया है। और इन्होंने ऐसे ऐसे होटल बनाए हैं जिसमें 350 दुकानें निकाली हैं। मैं आपके माध्यम और आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जिस नगर में भगवान निवास करते हो, उनकी आत्मा निवास करती हो, जहाँ लोग साधना करते हो, जहाँ स्नान करते हो, उसको कॉरिडोर के रूप में एक बिजनेस स्थल बना दिया गया है और उसमें वो लोग बिजनेस कर रहे हैं जो आरएसएस के वहाँ दिए गए हैं। दूसरी बात, मतलब अच्छा नहीं लगा आपको? अच्छा नहीं लगा कि इस कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है? विकास के नाम पर व्यवसाय, मैंने कहा साधना के स्थान था और साधन की नगरी बनाई गई है। लोगों के मकान तोड़े गए हैं, कई मंदिर तोड़ दिए गए हैं और होटल, 3-3 होटल, बड़े बड़े होटल बनाए गए हैं और वहाँ पता चला है कि टिकट भी शुरू हो गई है, समझे? तो आपके माध्यम और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने पे सभी के साथ इंसाफ होगा, न्याय होगा और शिक्षा, नौजवान,
किसान के लिए काम होगा और जो उन्होंने वादे किए हैं। चलिए ठीक है कटरिया साहब, मैं समझ गया। अभी तो देखिए अभी क्या है ना, अब सातवें चरण का मतदान होना है कटरिया साहब। तो मैं तो ये चाहता हूं कि बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगाने का अब समय भी नहीं रहा, शिकवा शिकायत खत्म, क्योंकि जनता का फैसला 7 मार्च कोई बंदी हो जाएगा, 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो दावे आप लोग करते हैं या जो आरोप लगाते हैं, दरअसल यही आरोप आपके ऊपर भी लगते रहे। आपकी छवि इतनी खराब हुई, 2017 में सरकार चली गई, तो बड़ा सवाल है कठरिया साहब कि छवि सुधारने का काम समाजवादी पार्टी ने किया या नहीं किया? 5 साल में जनता के बीच में अच्छी छवि लेकर के खुद को स्थापित किया या नहीं किया? ये सवाल बनेगा आपके लिए। मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा, थोड़ी देर के बाद। एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। पहला राउंड सबको है ना, चूंकि सब लोग आते हैं, सबको वक्त दिया जाना चाहिए। मैं किसी को 1 मिनट या किसी को 2 मिनट एक्स्ट्रा ऐसा नहीं, मैं चाहता हूं कि हर लोग 2 मिनट तो 2 मिनट बोलिए। इस वक्त सुरेश चंद्रा जी इस वक्त हैं बीएसपी के नेता। सुरेश चंद्रा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। सुन पा रहे हैं सर? मेरी आवाज आ रही है सुरेश चंद्रा जी आप तक? आ रही है। सुरेश चंद्रा जी, बड़ी हैरानी होती है कि चुनाव खत्म होने की कगार पर है, अब मुझे कोई बीएसपी का नेता मेरे डिबेट में नजर आ रहे हैं। हम लोग ढूंढ रहे थे कि कोई तो बैठ जाए, कोई तो मायावती का स्टैंड बताने के लिए तैयार हो। आप लोग सर चुनाव के ठीक बाद क्यों इतना एक्टिव हो गए प्रवक्ता नेता कि अब डिबेट पर बैठने का वक्त आ गया, जबकि जबकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया। देखिए आज मतदाताओं का फैसला आ जाएगा, इतनी देरी क्यों सर? मतलब मानकर बैठे हैं कि कुछ होना जाना है नहीं, तो क्यों इतना ज्यादा सुपर एक्टिव रहे? मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी सर बोलिए। गौरी शंकर जी, आपके कथन से मैं सहमत नहीं हूँ। टीवी 9 है, डिजिटल सहारा है, आप वाला भी मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ, और अभी 6 बजे मैं सुदर्शन से जुड़ा हूँ। मैं तो मूल कार्यकर्ता हूँ। डेली आप लोग नहीं आते हो सर? डेली देखिए बीजेपी वाले डेली आते हैं, कांग्रेस वाले डेली आते हैं। आप कांग्रेस पार्टी से बेहतर कंडीशन में है, तभी नहीं आते। कांग्रेस वाले डेली आते हैं, समाजवादी पार्टी वाले को हम लोग ढूंढ नहीं भी आना चाहते हैं तभी पकड़ के लाते हैं कि नहीं बैठना पड़ेगा आपको, क्यों नहीं बैठोगे? ये आरोप आपका सत्य नहीं है। अगर आपके यहाँ से मुझे न्योता मिला हो और मैं ना आया हूँ, मुंह छिपाया हूँ, तो बोले। मैंने आपके साथ डिबेट की है पहले। मैंने तो अमिताभ अग्निहोत्री साहब से लगभग तीसरे दिन रोजाना होता है, सहारा समाचार पर होता है, 1 बजे से 3 बजे तक होता है, और कल मैं दंगल में था उनके साथ 6 से 6:30 तक। तो ऐसा नहीं है। और मैं तो न्यूज इंडिया है, सुदर्शन से भी जुड़ा हूँ। चलिए सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। चलिए ठीक है, मान लिया कि सुरेश चंद्रा जी को हमारे यहाँ से कम फोन जाते होंगे तो इसलिए नहीं आते होंगे, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि मायावती भी पूरी तरह से सिनेरियो से गायब हैं। तो मैं तो यही मानकर चला कि मायावती जो गायब हैं तो नेता प्रवक्ता भी तो गायब ही रहेंगे टेलीविजन डिबेट से। चलिए सर, सवाल ये है कि अब मायावती जो आपकी सुप्रीमो है आपकी पार्टी के बीएसपी का कंडीशन आप क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्या आसान है? 2017 में बड़ा बुरा हाल रहा, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना पड़ गया, इस बार खुद ही आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कितना बेहतर होने की गुंजाइश लग रही है सर आपको? हम 212 लेकर के हम सरकार बनाएंगे। गौरी शंकर जी, आपके लिए भी मंगल कामना करता हूं, आप भी रखें मेरी बात याद। हम सरकार बनाने हैं और हमने पूरा समाज को, सर्व समाज को समझाने का प्रयास किया है इस देश में कि मेरे जो जाट बिरादरी है, सम्मानित बिरादरी है, उसको समय समय पर बेइज्जत किया है इन लोगों ने। चौधरी चरण सिंह जी को इस देश में प्रधानमंत्री घोषित किया, लेकिन आज तक उनको लोकसभा सेशन देखने नहीं दिया और वो चले गए। चौधरी देवीलाल साहब को भी इधर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया इंडिया में, लेकिन जैसे ही बिरादरी के लोगों ने नारा लगाया कि ताऊ ऐसे तोलेगा, लाल किले से बोलेगा, तो बीपी सिंह साहब ने ये मान करके कि भाई जाटों का दिमाग काम करने लगा है, वो जान गए हैं कि वो लाल किले से कौन बोलता है, प्रधानमंत्री बोलता है, तो ये देवीलाल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद से हटा करके राष्ट्रपति भवन खाली करवाया था।
हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी माननीय शशांक शेखर साहब को बनाया। हमने इस्लाम मत के लोगों को हज हाउस बनाया, सबसे ज्यादा सम्मान दिया है। उनके पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उनको टिकट हमने ज्यादा दी है। और जहां तक सब समाज की बात है, ब्राह्मण वंश हमारे साथ है। हमने तो यादव वंश को भी समझाने का प्रयास किया और उससे वोट मिलेंगे। क्या समझाने का प्रयास किया है कि 1993 से पहले दिल्ली जैसे सूबे को तो छोड़ दीजिएगा, इस देश में यादव वंश का आदमी कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना था। बना था तो नारे लगाए थे। जब राम नरेश यादव बने थे तो इन्हीं लोगों ने नारे लगाए थे कि राम नरेश जी वापस जाओ, डंडा लेकर। चलिए ठीक है सर, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा सर। देखिए थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा, ठीक है, मैं समझ गया कि आपका समीकरण आपके हिसाब से हिट होने वाला है। आप जो दावे कर रहे हैं उसके मुताबिक बसपा के बिना उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनने वाली, यही आप कहना विचार है। मैं थोड़ी देर के बाद आना चाह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की इस वक्त चंद्रेश कुमार हमारे साथ हैं। चंद्रेश जी, एक बात बताइए, आप प्रियंका गांधी खूब एक्टिव दिखी, अब 7वें चरण का भी मतदान होने वाला है, चुनाव प्रचार खत्म हो गया, अब कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है, पैरामीटर के हिसाब से कितना बढ़ा, या फिर थोड़ा सा हिसाब किताब समझ में उत्तर प्रदेश में आ गया चुनाव प्रचार के दरमियान कि कांग्रेस कहां पर खड़ी है? चंद्रेश जी बताइए। देखिए शंकर जी, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में मुद्दे पर चुनाव लड़ी है। हाँ। भाजपा सपा के लोग लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में सांप्रदायिकता और जाति का जहर घोलने की नापाक कोशिश कर रहे थे। हाँ। तब प्रियंका गांधी जी ने रोजगार की बात की, नौजवानों के हित की बात की, महिला सशक्तिकरण की बात की, किसानों के हित की बात की। कोई चर्बी निकाल रहा है, कोई गर्मी निकाल रहा है, कोई भाप निकाल रहा है, हम तो रोजगार निकालने की बात कर रहे हैं। और बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित दल का विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष थाना फूकने की बात कहता है और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मौन पड़ा है। तो मुझे लगता है कि यदि पिछले 10-15 सालों में सपा बसपा और भाजपा की इन सरकारों ने और सिर्फ 32 साल में सपा बसपा भाजपा की मिली जुली सरकारों ने यदि काम किए होते तो आज जाति और सांप्रदायिकता के नाम पर इनको वोट नहीं मांगना पड़ता। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक एक और बात पूछना चाहता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, उन्होंने सांप्रदायिकता का जिक्र किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश में दंगों का जिक्र किया। दो सवाल खड़ा होते हैं, उत्तर प्रदेश में यदि सपा सरकार में दंगे हुए तो सपा के लोग दंगों को रोकने में असमर्थ क्यों थे, और यदि दंगे वास्तव में हुए तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इन दंगों को जांच कराकर दोषियों को जेल भेजने का। चलिए ठीक है सर। चंद्रेश जी, मैं आजकल कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बातचीत करता हूं तो ऐसा मुझे लगता है कि पार्टी के नेता प्रवक्ता नहीं बोल रहे हैं बल्कि उस समालोचक बोल रहे हैं, जैसे हमारे राघवेंद्र जी बोल रहे हैं। तो समालोचक की भूमिका में क्या कांग्रेस पार्टी आ गई है उत्तर प्रदेश में, या अपना कुछ भी बताने के लिए उसके पास है? चंद्रेश कुमार। गौरी शंकर जी, पिछले 5 साल में आपको सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस के अलावा सपा बसपा और भाजपा के लोग कहीं दिखे क्या? लोगों के हक और हुकूक के लिए यदि उत्तर प्रदेश की दमनकारी सरकार के खिलाफ कोई लड़ा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ा है प्रियंका जी के नेतृत्व में। हम लीड कर रहे हैं। लेकिन एक दिक्कत है, सुनिए चंद्र, मैं आऊंगा सर, अभी नहीं, अभी काउंटर नहीं कीजिए, अभी काउंटर नहीं। चंद्रेश जी, एक लेकिन दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के साथ। मैं थोड़ी देर के बाद राघवेंद्र से जरूर सवाल पूछूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि मुद्दे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सही उठाए जाते हैं, तमाम मुद्दे मैं भी देख रहा हूं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, किसान को लेकर हो, कहीं घटनाएं हुई, प्रियंका गांधी दौड़ के वहां जाती हैं, महिलाओं पर बाकायदा बहुत ज़्यादा फोकस है। इसके बावजूद आपके मुद्दों पर जनता आपको वोट नहीं करके दूसरी पार्टी को क्यों वोट कर देती है? ये बड़ा अजीब तरह का है कि ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी महंगाई का डिफिनीशन अलग तरीके से देती है, समाजवादी पार्टी अलग तरीके से, सुरेश चंद्रा जी की पार्टी अलग तरीके से देती है और बीजेपी कुछ और अलग तरीके से देती है। मैं आता हूं सर, मैं आता हूं, एक मौका सबको सर, एक मौका सबको सर, इसके बाद मैं डिबेट ओपन करूंगा। एसएन सिंह भी जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ। एसएन सिंह जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर।
सिंह साहब एक बात बताएं, क्या बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को कह पाएंगे कि देखिए जैसे जैसे चरण बढ़ता गया 1 2 3 4 5 6 हम लोग काशी मथुरा पर आ ही गए, काशी मथुरा पर ज्यादा भरोसा बीजेपी को हो गया, या विकास का मॉडल जो चुनाव प्रचार से ठीक 2-4 महीने पहले बात कर रहे थे, योगी का विकास मॉडल, बीजेपी ने बेहतरीन काम किया, ज्यादा वही लोग बात करते थे आप लोग, बाद में काशी मथुरा सब कुछ इसमें जोड़ दिया गया और ज्यादा आप लोग एक्टिव ही दिख रहे हैं इन्हीं सब जगहों पर। बताइए सर, मतलब ज्यादा भरोसा ही कि काशी जीतेंगे, मथुरा जीतेंगे और अयोध्या जीतेंगे तभी लखनऊ पहुंचेंगे, ऐसे नहीं पहुंचेंगे? बताइए सर। देखिए गौरी शंकर जी, काशी मथुरा अयोध्या जो है हमारे धर्म और हमारे आस्था का केंद्र है, हमारी मर्यादित जगह है। और भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जब विपक्ष निशाने से लेकर कहती थी कि ये तो केवल चुनावी जुमला है, चुनाव में कहते हैं कि मंदिर बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, तो आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। आप देखिए काशी का नाम लेने से कई लोगों को डर लगता है, जबकि काशी कोई पाकिस्तान और दूसरे देशों में नहीं है, भारत में है। लेकिन उन लोगों को लगता था कि काशी का नाम लेंगे तो एक खास धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे, हमारा वोट कट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी फाउंडेशन डे से जो है उसका नारा था कि जो है भारत के जो सांस्कृतिक क्षेत्र है हम उसका विकास करेंगे। हमने जो है अयोध्या में मंदिर बनवा रहे हैं, काशी कॉरिडोर का विकास हो गया, विंध्य क्षेत्र का विकास हो रहा है और मथुरा के विकास की भी बात कर रहे हैं। आप देखिए जब से चुनाव चला हमने कभी भी अपने एजेंडे में परिवर्तन नहीं लिया। हालांकि इस बार जो ये वाला चरण है वो काशी के इर्द गिर्द में है, तो सारे लोग वहाँ पे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी 2 दिन से वहाँ हैं। लेकिन गौरी शंकर जी आप देखिए हमने तो विकास के भी कार्य किए और जी भर के सारे लोग, हमारे सारे प्रवक्ता, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोगों ने प्रदेश की जनता के सामने और जन विश्वास यात्रा के माध्यम से हमने अपनी उपलब्धियों को गिना। क्योंकि विपक्ष को इसलिए नहीं मानना है कि विपक्ष जिस तरह का कार्य करती है, पर्ची पे सरकार चलाती है और परिवार का पेट भरती है, एक लोगों के लिए काम किया जाता है। आप देखिए कई लोगों की सरकार में संविधान को नजरअंदाज करके और 302 के मुलजिम को जेल से छुड़ा दिया जाता है। हमारे अभी कांग्रेस के भाई कह रहे थे देखिए इनका कोई जनाधार नहीं है उत्तर प्रदेश में, फिर भी कई प्रदेशों में इनकी सरकार है। आप देखिए चलिए ठीक है सर, ठीक है सिंह साहब, ठीक है मैं समझ गया। मतलब जो विकास मॉडल की बात कर रहे थे वो भी है, साथ ही साथ अयोध्या काशी मथुरा सब है, लेकिन इस सम्मिश्रण को, मैं मिश्रण भी नहीं कह रहा हूँ, सम्मिश्रण को थोड़ा पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, जनता क्या बहुत ही सकारात्मक तरीके से लेगी? क्या अयोध्या काशी मथुरा पर अलग सोचेगी जनता, और आपका जो विकास मॉडल है उस पर जनता अलग तरीके से सोचेगी? तो वोट कैसे करेगी, ये बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। पूर्वांचल के रास्ते, काशी के रास्ते क्या लखनऊ तक पहुंचना संभव हो पाएगा? बीजेपी का जो दम था, यानी कि सियासी चुनावी जो दम था 2017 में जनता ने उस दम को दिया था, क्या उस इतिहास को दोहरा पाएगी बीजेपी? अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता SN सिंह कह रहे थे कि हम लोग सिर्फ विकास मॉडल ही नहीं बल्कि जो आध्यात्मिक, जो ऐतिहासिक धरोहर है हमारे देश का, उन सब पर भी फोकस कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई व्यापारिक इसके पीछे कोई निहित नहीं, कोई स्वार्थ है, बल्कि ऐसी जगहों पर, चूंकि हिंदुस्तान की पहचान है इसलिए ऐसी जगहों पर बीजेपी की बिल्कुल अलग तरीके से फोकस रहती है। कई मेहमान जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र जी के पास फिर से एक बार चलते हैं। राघवेंद्र जी एक बात बताएं, राघवेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ जी। राघवेंद्र जी एक बात बताएं, क्या अब थोड़ा सा डिबेट मैंने ओपन कर दिया है, लेकिन थोड़ा उंगली उठाइएगा, है ना, एकदम से बीच में बोलना फिर वो समझ में नहीं आता है दर्शकों को। हम लोग चूंकि दर्शक के लिए डिबेट करते हैं ना, खुद अपने लिए करते नहीं, तो समझ में आए कौन क्या बोल रहा है। आप राघवेंद्र जी एक बात बताइए, इस वक्त 7वें चरण को दिमाग में नहीं रखना है, इस वक्त 10 मार्च से पहले अब बताइए किस तरह का एक सियासी नफा नुकसान, किस तरह का चुनावी गणित उत्तर प्रदेश में दिख रहा है आपको? देखिए गौरी शंकर जी, ये चुनाव जो पूर्वांचल का ये मुख्य जिला है उसमें मुख्यतः एक तो गरीब जनसंख्या ज्यादा है, जिनकी आवश्यकताएं छोटी छोटी सी हैं, जैसे छोटे जोत के आकार के कृषक हैं, अगर मौसम की मार पड़ी तो उनको अपने मुआवजे से मतलब है, उनको 2 जून की रोटी से मतलब है, जिस पे सरकार दावा कर रही है कि हमने ये सारी चीजें की हैं, हमने किसानों के ऋण माफ किए, जो छोटे किसान थे अगर उनकी फसल नष्ट हुई तो हमने उसका भुगतान किया है, राशन देने की बात गवर्नमेंट कर रही है।
दूसरा ये थोड़ा माफियाओं के चंगुल में भी रहा। अगर गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ की बात कर लें तो इसमें कहीं ना कहीं से लॉ एंड ऑर्डर की बात, बुलडोजर बाबा योगी जी का जिक्र होता है तो उसमें एक दिखता है कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर काफी हद तक वहाँ दुरुस्त हुआ है, संगठित अपराध में कमी आई है, जनता कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। अब देखना यह है कि वास्तव में जनता का मूड क्या है, वो आशीर्वाद किसको देती है, दबंगों को देती है या लॉ एंड ऑर्डर वाले को देती है। दूसरा, गौरीशंकर जी बहुत इंपॉर्टेंट बात चंद्रेश जी कह रहे थे, सपा के दंगों की बात कर रहे थे। अरे इनको नैतिक, सैद्धांतिक, व्यवहारिक रूप से कहाँ अधिकार है दंगों की बात करना? अगर सपा ने दंगे किए थे तो यूपी को 7% का नारा ये क्यों बुलंद कर रहे थे पिछले चुनाव में? भाई आप सपा के साथ तो साथ थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो आप कैसे उनके दंगों की बात कर सकते हैं? आप बताइए ना कि आप जब थे तब क्या किया। दूसरा, हमें देखना ये, देखिए सोनभद्र का कांड था, कांग्रेस उसको लेकर आगे बढ़ रही है, कितना सफल होती है कितना नहीं होती है ये तो 10 को पता चलेगा। मुख्यतः ये चुनाव जो पूर्वांचल का होगा, लॉ एंड ऑर्डर पे होगा, माफियाओं पे कितना अंकुश हुआ उस पे होगा, गरीबों को क्या मिला सरकार से उस पर होगा। हमें लगता है कि चलिए ठीक है, मैं कठेरिया साहब से एक सवाल पूछ रहा हूँ। एक मिनट, अब ठीक सर, आ रहे हैं। कठेरिया जी के ऊपर एक सवाल पूछ रहे हैं, उसमें सुरेश चंद्र आ रहे हैं। राघवेंद्र जी हो गया, जरूरत पे खड़ा है जी, जो आवास दे रही है, जो राशन दे रही है, जो शौचालय दे रही है, ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है। 10 को पता चलेगा। राघवेंद्र जी मेरी आवाज नहीं आ रही है? ये माफियाओं के साथ फिर जनता जा रही है या यूथ सरकार के साथ जो लॉ एंड ऑर्डर दे रही है? राघवेंद्र जी बस ठीक है, ओके। अरविंद कठेरिया जी के पास में आ रहा हूँ। कठेरिया जी सवाल पूछेंगे, इसके बाद काउंटर आप लोग कर सकते हैं। कठेरिया जी एक बात बताएं, क्या समाजवादी पार्टी ने 5 साल में जनता को दिया, अपनी छवि को सुधारने का काम किया? क्योंकि जिस आधार पर आप लोगों की सरकार गई थी उन सब चीजों को आप लोगों ने सही किया? ये बड़ा सवाल है। देखिए, जनता से जाते होंगे आप लोग वोट मांगने के लिए, अब तो खैर खत्म हो गया वो समय, तो ये सवाल भले ना जनता आपसे पूछती होगी, लेकिन अंदर उसके मन में चलता है कि अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता हैं वोट लेने के लिए, कानून व्यवस्था खराब थी, परिवारवादी, घोर परिवारवादी से फंसे हुए लोग हैं, और आज राजनीतिक नैतिकता और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। क्या ये सब सवाल जो है जनता के जहन में जो उठता है अंदर उसके अंतर मन में, क्या उस पर आप लोगों ने वर्कआउट किया? गौरीशंकर जी, बिल्कुल जी। जब 2017 के बाद हम लोग चुनाव हारे तो हमारा एक तो पहले विपक्ष में बैठने का मुझे अनुभव मिला, और जो हमने पिछले विकास कार्य किए थे, हमारी समाजवादी पार्टी ने जो विकास कार्य किए थे उसकी पूरी लिस्ट बनाई गई, उसकी खामियां जो भी है हम सब लोगों ने वर्कआउट किया। कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, सब समझती है कि आज भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, बाबा बुलडोजर की सरकार जो नमक पे आ गई है कि हमारी अति बूढ़ी माँ नमक खाया है आपने और हमें वोट डाल दो, इनकी जबान लड़खड़ाने लगी है। ये विकास की बात नहीं करते हैं। अभी हमारे कह रहे थे ये जो भाजपा वाले प्रवक्ता जी, ये जो साधना की नगरी जहाँ भगवान राम बसते थे, जहाँ देवी देवता बसते थे, वहाँ इन्होंने व्यापार फैला दिया है, व्यापार करने लगे। भाई साहब, मैं रहने दीजिए ना, ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो ना, चुनाव प्रचार खत्म हो गया भाई साहब। अब मुझे रियलिटी बताइए। मैं रियलिटी वाला सवाल पूछा था, और रियलिटी ये है, मुझे बताओ कि समाजवादी पार्टी, कठेरिया साहब मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी ने क्या अपनी छवि में सुधार करने? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके परिवार के नेता नहीं है? पार्टी के राजनाथ सिंह जी और जो जनता का, अच्छा सुरेश चंद्रा जी मायावती कहती हैं, सुरेश चंद्रा जी मायावती कहती है कि समाजवादी, अब सुनिए कठेरिया साहब, सुनिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब सुनिए भाई साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो सुरेश चंद्रा जी अब देंगे। सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, सुरेश चंद्रा जी आपको जवाब देंगे। सुरेश चंद्रा जी बताइए, मायावती ने सुरेश चंद्रा जी आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? अगर सुन रहे हैं सर सुनिए। हाँ, सुरेश चंद्रा जी मायावती जी की तरफ से कहा गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी गुंडों का राज था, माफियाओं का राज था, और एक कठेरिया साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, सीधे बीजेपी पर आ जाते हैं। अब उनको थोड़ा सा बताइए। एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लो, कहाँ महिलाएं सुरक्षित है। सुरेश चंद्रा जी, जैसे आशीष मिश्रा जैसे सरेआम लोगों को मार देती है,
कि तब गुंडागर्दी थी कि अब चुनाव प्रचार में ऐसे ही कह दिया या फिर कुछ है गंभीर बातें इसमें? जब गुंडागर्दी अंधेरी रात में बेटी जला दी जाती है तो इससे बड़ा सुनिए कठरिया साहब, सुनिए थोड़ा आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए, अभी जीते नहीं है आप। आपको याद कराना चाहूंगा कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था इसी राम मंदिर के विषय में, हाँ। एक भी जगह कोई दंगा नहीं हुआ बसपा के शासनकाल में, हमारी सरकार थी। और उस दौरान जो ये ब्यूरोक्रेट थे अनुशासन प्रशासन में, माननीय बहन जी एक नंबर की है, सारा जहां जानता है। और यहाँ तक कि जो ये ब्यूरोक्रेट थे, जब उनको ये पता चल जाता था कि आज माननीय बहन जी का दौरा है, सीएम साहब का दौरा है, तो वो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे, कहते थे जैसे जय हनुमान गोसाई मायावती से जान बचाई। राजा जो रघुनाथ प्रताप सिंह थे, उनके अगर सही माने में कह दूं तो किसी ने अगर नकेल डाली तो वो बसपा का। आप तो सर अपनी तारीफ करने लगे, मायावती के बयान को थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा था। मायावती ने कहा ना, नहीं आप मुझे बताइए, देखिए अब क्या है ना, अब पोस्ट इलेक्शन अलायंस का बड़ा सीन बन रहा है। तो मुझे थोड़ा सा बताइए इस स्टैंड पर, भाई साहब सुनिए तो सुरेश चंद्रा जी, क्या इस स्टैंड पर बीएसपी अभी भी बनी हुई है ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार जो माफियाओं की सरकार थी, घोर परिवारवादियों की सरकार थी और गुंडा राज था, इस पर आप लोग बने हुए हैं? गौरी शंकर जी परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में। सिंह साहब आप लोग तो थक गए, इतना बार ना घोर परिवारवादी कहा आप लोगों ने, माफियावादी, गुंडा राज, कानून व्यवस्था बेकार। समाजवादी पार्टी पर मुझे लगता है कि आप लोग अपने भाषण में, आप सुनिए भाई साहब सुनिए, अरविंद कठेरिया साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए, सुरेश चंद्रा जी भी कंफ्यूज लग रहे हैं, क्या बोलूं ना बोलूं क्या करूं। सिंह साहब बताइए, सिंह साहब बताइए, आप लोग अपने भाषण में, आप लोग अपने भाषण में 80% हिस्सा समाजवादी पार्टी पर हमले में निकाल दिया। जो भाई महत्वपूर्ण चैनल पर अनावश्यक बोलना ठीक नहीं है, अब ठीक है चिल्ला उससे क्या लाभ होने वाला। भारतीय जनता पार्टी का एक ये भी विकास है गौरी शंकर जी की, जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, जिनके पिताजी इंटरव्यू देकर कहते हैं कि हम और ज्यादा राम भक्तों को मार सकते हैं एक धर्म को खुश करने के लिए, आज वो मंदिर जा रहे हैं, ये भी एक विकास है। देखिए गौरी शंकर जी, हमारे विकास को ये नहीं मानेंगे क्योंकि ये 600 करोड़ रुपया लगाकर अगर हज हाउस बनाते हैं। गौरी शंकर जी, इंडिया में विकास पैदा हो गया है, लेकिन अगर घूम फिर रहा है, खेलता कूदता देखा है, हो जाता है, उसका कोई काम देखा है, होने लगता है। देखिए गौरी शंकर जी, अब इनके लिए तो मैं एक बात कह दूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, इतिहास भी तो तुम्हारा है। इनके अरे आपका मीडिया आपका वो कुछ भी लिख दो, झूठा लिख दो, उसको उठाकर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश का विकास किया। गौरी शंकर जी आप देखिए, एक गरीब को क्या चाहिए, गरीब अरे बुलंदशहर में यही तो आपकी सोच है, यही तो सोच है, एक गरीब को क्या चाहिए, यही मोदी जी कह रहे हैं कि नमक का कर्ज अदा कर दो, नमक के बदले वोट दे दो। आपकी यही सोच गलत है। गरीब सब समझता है, उत्तर प्रदेश का गरीब, SC OBC के लोग, चलिए ठीक है, चलिए भाई सिंह साहब मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर के बाद आता हूँ। चंद्रेश जी एक बात बताइए, आते हैं कठरिया साहब, मैं आपके पास आऊंगा, बहुत अच्छा सवाल मेरे पास आपके लिए है और उसका जवाब दीजिएगा, अगर जवाब आप दे पाएंगे तो जरूर दीजिएगा। मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद आ रहा हूँ। चंद्रेश कुमार के पास मैं आ रहा हूँ। चंद्रेश जी एक बात बताइए, मात्र के लिए यूज कर रहे हैं। अरे सुनिए, देखिए जिनके पिताजी स्वयं कहे कि पुत्र जब हमारा नहीं हो, अरे सुनो, समाजवादी पार्टी माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने इस देश के सैनिकों को सच्चा सम्मान देने का काम किया है और आपने क्या किया, जो अमर ज्योति जवान जो हमारे लोगों को। अच्छा कठरिया साहब एक बात बताइए, सुनिए एक मिनट सिंह साहब रुकिए, मैं कठरिया साहब एक मिनट सिंह साहब थोड़ा सा रुकिए भाई साहब, रुकिए सिंह साहब थोड़ा रुकिए भाई साहब, रुकिए सिंह साहब, ऐसे डिबेट नहीं समझ में आएगा ना। एक मिनट मैं आ रहा हूँ भाई साहब, आ रहा हूँ। सिंह साहब रुकिए, कठरिया जी अभी रुकिए, कठरिया जी मैं चंद्रेश जी के पास आ रहा हूँ। चंद्रेश जी एक बात बताइए,
कांग्रेस पार्टी, गरीबों को भिखारी बना भाई दिया। साहब रुकिए तो, भाई साहब ऐसे डिबेट करोगे किसी को समझ में ना आए, रुकिए तो, मैं कह रहा हूं रुकने के लिए थोड़ा रुक जाया कीजिए। चंद्रेश जी एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का कभी भी खुल करके विरोध क्यों नहीं करती नजर आती है, जबकि आप लोग अकेले लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है, खुलकर विरोध करने में क्या दिक्कत है, बोलिए। गौरी शंकर जी, कब किसने कहा कि कांग्रेस पार्टी में समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो का विरोध नहीं किया। लगातार हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपके मंच पर मैं बार बार कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के ऊपर अपराध और गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का ठप्पा लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत के चुनाव में महिलाओं का चीर हरण किया, ये किसी से छुपा है क्या? हम लोकतंत्र को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों के हाथ पर हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। अभी सुरेश चंद्रा जी बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, जब हाथरस की दलित पीड़िता को कूड़े के ढेर से रखकर जलाया जा रहा था, उत्तर प्रदेश में दलितों पिछड़ों पर अपराध हो रहा था, बहन मायावती कहा थी सीबीआई के डर से भुगकर अपने सीमा कुछ नहीं थी क्या? हमारे जिला ठीक थी। अरे आप लोग तो बहुत पीछे थे। सुनना सीखिए, आप कहीं नहीं थे, आप भाजपा से डरे हुए थे और अभी भी अच्छा भाजपा झूठे आपने पैसा देकर जमीन कैंडिडेट भाजपा से जिताने के लिए देख रहा है। दूसरी बात, आपकी जो हुई है तू देख रहा है। लेकिन चंद्रेश जी मैं सवाल बीएसपी के लिए नहीं पूछा था आपसे, मैं तो पूछा था कि समाजवादी पार्टी का आप लोग कभी विरोध क्यों नहीं करते, जबकि आप लोग अलायंस के लिए तैयार थे, वो अलायंस के लिए तैयार नहीं हुए। ये क्या है, मतलब ऐसा तो नहीं कि पोस्ट इलेक्शन अलायंस का कुछ बात चल रहा हो? आज जो बड़ा दुश्मन है जिसने उत्तर प्रदेश का ज्यादा नुकसान किया है, यार उसमें होना चाहिए। चंद्रेश जी नहीं बोल पा रहे, मैं बोल रहा हूँ जिसने ज्यादा। अच्छा कठेरिया साहब एक बात बताएं, कठेरिया साहब एक मिनट चंद्रेश जी अब थोड़ा रुकिए, चंद्रेश जी रुकिए। कठेरिया साहब मुझे एक बात बताएं, आपके सबसे बड़े नुकसान करता है, थाना लुटवा देता है, बड़ा नेता बलात्कार नुकसान कर। सुनिए भाई साहब एक मिनट सिंह साहब एक मिनट, कठेरिया साहब एक बात बताएं, आपके बड़े नेता कहते हैं, और सुनिए हर जिले में जो सरकारी जमीन थी वो समाजवादी पार्टी के गुंडे उसको कब्जा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तब खाली किया। आप देखिए इनकी सरकार में 5 लाख ऐसे लोगों को पेंशन दिया जा रहा था जो धारक थे ही नहीं। इनके समय में 42,000 लोगों को ऐसे लोगों को पैसे दिए जाते थे। अच्छा सिंह साहब एक मिनट मैं आ रहा हूँ सिंह साहब आ रहा हूँ आपके पास। कठेरिया जी एक चीज मुझे बताइए, आपके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव कहते हैं ना कि बीजेपी के अंदर जो जितना बड़ा नेता है उतना बड़ा झूठ बोलता है, जो जितना छोटा है उतना छोटा झूठ बोलता है। मुझे लगता है कि सिर्फ बीजेपी क्यों ऐसी चीजें तो हर पार्टियों में मौजूद है। आपकी पार्टी, भाई साहब सुनिए, सवाल तो सुनिए भाई साहब, सवाल बिना सवाल सुने जवाब दोगे कैसे डिबेट को आगे बढ़ाओगे? सवाल तो सुनिए, आपके सबसे बड़े नेता ये काम करेंगे कि हवा में उड़ गए जय श्री राम। सिंह साहब थोड़ा सा देखिए भगवा को गाली देने का काम ये करेंगे। एक मिनट सिंह साहब मैं आ रहा हूँ, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ सवाल तो पूरा होने दो भाई साहब, तब तो कोई जवाब दोगे। मुझे बताइए कि मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि लड़के हैं गलती हो जाती है ना, इसके बाद कार सेवकों पर गोली चलाने की बात को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे बताइए कि ये जो बयान है आपके नेता का, सबसे बड़े नेता वो हैं, ये क्या बड़े नेता हैं तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं या बड़ा सच बोल रहे हैं वो? गौरी शंकर जी, हाँ। ये प्रश्न प्राय डिबेट में पूछा जाता है। पहली बात तो जिस समय बॉम्बे में एक बच्ची के साथ रेप हुआ था उस समय मीडिया ने दूसरी बात को दूसरी से जोड़ दिया। और रही बात बच्चों से गलती हो जाती है, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है बता दीजिए ना कि 12 साल से छोटे हुआ था तो वो बच्चों को रियायत दी जाती है। अगर उन्होंने नेताजी ने कह दिया है ये दो ऐसे बयान है समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से, जनता बोलने के लिए तैयार नहीं। आप कह रहे हैं कि आप कहां से कहां जोड़ करके बता रहे हो इसको? ओबीसी का बड़ा नेता पैदा हुआ है तो उसके छवि को खराब करने की कोशिश हमारे देश की मीडिया ने की है। और उन लोग देश की मीडिया नहीं चाहती है कि ओबीसी का कोई नेता महान बने, कोई बड़ा बने। अभी सुरेश चंद्रा जी कह रहे थे ना कि रामचंद्र यादव जी मुख्यमंत्री बने और देवीलाल जी बने, तो सही कह रहे थे। इस देश का और इस देश के आदर्श को मानने वाले लोग संघीय विचार
विचारधारा के लोग कभी नहीं चाहते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जैसे लोग प्रधानमंत्री बने और उनकी मीडिया गलत दिखाती है और मैं इसका खंडन करता हूं। जो हिंदुओं के आस्था को अपमानित करने का कार्य करेगा उसको उत्तर प्रदेश की जनता क्यों चाहेगी? अरे आप लोग 5,500 करोड़ 50,000 बीजेपी वाले लोग अखिलेश यादव जी का क्या प्राकृतिक नियम है? चलिए ठीक है एक मिनट थोड़ा सा देखिए हम लोग ट्रैक से बाहर आ रहे हैं। मैं कुछ सवाल पूछना चाह रहा था। देखिए मेरे सवाल का कोई भी जवाब आप लोग नहीं देते हो, आप लोग उतना ही बात करते हो जितना आप लोगों को कहना है। सुरेश सिंह साहब रुकिए थोड़ा, सुरेश चंद्रा जी के पास में आ रहा हूं। सुरेश चंद्रा जी, ये इल्जाम ये आरोप क्यों लगता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग जो है आप बीजेपी के लिए एक तरह से बी टीम की तरह काम कर रहे हैं? अभी चंद्रेश जी ने भी आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी भी आरोप लगाती है, ये आरोप क्यों आप लोगों के ऊपर लग रहा है? देखिएगा ये तो बहुत छोटे लोग हैं। हाँ। अरे इस देश का गृह मंत्री कहता है, अमित शाह जी ने कहा है ना कि माननीय बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी को छोटा नहीं आंकना चाहिए। लेकिन इसके पीछे हमने अपने जो पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को जनता को समझाया कि यहाँ पर अमित शाह जी की जो अनावश्यक तारीफ करना है उसके पीछे साजिश है ताकि इस्लाम के लोग बसपा को वोट न करें, ताकि ऐसी गली है ये मान लें कि बसपा बीजेपी का वो हो गया है, इसलिए ऐसा कदापि नहीं है। नहीं कर रहे बीजेपी से दलित ही नहीं है, ये तो भगवान की बेटी है, ये साजिश है, इसलिए उसको हमने पर्दाफाश कर दिया है। उस बात पर कहीं दम नहीं है। गौरीशंकर जी को इस तरह की ताकत नहीं है कि जो अनावश्यक सिंह साहब एक मिनट रुकिए। सुरेश चंद्रा जी क्या बोल रहे हैं मैं सुनना चाह रहा हूँ। सुरेश चंद्रा जी को बोलने दीजिए थोड़ा सा, बोलिए सुरेश चंद्रा जी, बात रखिए। जंग लग गया है ये पहले से कहा दलित मान गए हैं, दलित ये मान गए हैं कि दलित की बेटी नहीं, ये उसी में की बेटी है, इनको सिर्फ लक्ष्मी की आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता है, उसी आज आप ये नोट की माला भी नहीं पहन पा रही है और इनको वोट नहीं मिल रहा है। कुछ टिकटों में नोट जरूर वोट नहीं मिल रहा है। आप सिंह साहब कह रहे हैं वोट नहीं मिल रहा है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम दूसरी पार्टियां कह रही है कि वो आपके लिए काम कर रही है बीएसपी, और बीएसपी के सुरेश चंद्रा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। तो ये खबर कहां से आ जाती है सुरेश चंद्रा जी? ये दुष्प्रचार है जो दलित, ये दुष्प्रचार कर रहे थे हमारे। तो अभी तो चंद्रेश जी भी खुलेआम आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी के गौरीशंकर जी अगर बात करें ना, कांग्रेस एक नंबर का दल होता था, चाहे जिसको आवास मिला हो, जिसको शौचालय मिला हो, जिसको गैस मिला हो, और जिसको 5 लाख रुपए सिंह साहब थोड़ा रुकिए भाई साहब, आप लगातार बोलते हो, थोड़ा दूसरों को बोलने दीजिए भाई साहब। सिंह साहब रुकिए थोड़ा, सुरेश चंद्रा जी की बात समझ में नहीं आ रही। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो मिलना चाहिए ना। हाँ बोलिए सुरेश चंद्रा जी। जी जो अब उसमें कहीं ये सब की सब साजिश है, किसी पे दोषारोपण कर दो, जवान चलाने में क्या फर्क पड़ता है? तो सुरेश चंद्रा जी क्या मैं इस बात पर भरोसा करूं या फिर जनता भरोसा करेगी, या पार्टी की बात हटा दीजिए, जनता को भरोसा है कि बीएसपी को ठीक ठाक वोट मिल जाएगा और बेहतर कंडीशन में रहेंगे आप उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल पक्का गारंटी के साथ। यही तो हमने इनके दुष्प्रचार को पर्दाफाश करके समाज को समझाने का प्रयास किया है कि बहुजन समाज पार्टी अपने बल पर चुनाव लड़ रही है, अपने बल पर सरकार बनाएगी। इस तरीके से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये दुष्प्रचार करने वाले लोग एक बात बीएसपी के लिए मैं जरूर अच्छा कहूंगा कि बीएसपी को बहुत बाद में समझ में आया कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, बहुत बाद में समझ में आया। पहले तो आप लोग ब्राह्मणों को इतना गाली देते थे भाई साहब, ब्राह्मण ठाकुर को है ना, एक लाइन में खड़ा होकर सबको पानी पी कर गालियां देते थे आप लोग, और ऐसी गालियां देते थे कि कोई चाहेगा भी वोट करना तो नहीं देना चाहता हो। लेकिन कम से कम अब गाली नहीं देते हो, अब ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे हो, जिसको प्रबुद्ध सम्मेलन आप लोगों ने बाद में बोला है ना।
कि अब इस 2006 सोशल में इंजीनियरिंग में अब दलित कहाँ दिख रहे हैं? मेरे समझ से बाहर की बात है। राघवेंद्र से पूछे। राघवेंद्र, एक बात बताइए, ये सोशल अब आते हैं सुरेश चंद्रा जी, आपका जवाब मुझे मिला। इस सोशल इंजीनियरिंग वाला फार्मूला हर पार्टी एक के बाद एक अपनाती रही। बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को अभी तक शायद समझ में नहीं ये चीज़ें आ रही है। बीजेपी ने भी बहुत बेहतर तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया। मुझे अब ये बात बताइए, सोशल इंजीनियरिंग में शुरुआत ऐसी पार्टी, खास करके बीएसपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, पिछड़ों की बात करने वाली, एक दलित की बात करने वाली, ये पिछड़े दलित अब गए कहाँ? उसमें फिट फाट बैठते हैं या फिर सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर पूरा स्वार्थ रचा जा रहा है? गौरी शंकर जी, सोशल इंजीनियरिंग 2006 के चुनाव तक तो दिखा, लेकिन 12 में और 17 में जनता ने 2 बार नकारा है। एक मिनट सर, एक मिनट। और 17 में तो खास करके जो इनके मूल वोटर थे वो भी दूसरी जगह चले गए। और जहां तक बात इन लोगों का, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था डिबेट तीनों लोगों का, तो देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बीच में बैठे, बहुत सही आपने बैठाया है। राज्य में कांग्रेस का सपा से और बसपा का सपा से दोनों से गठबंधन हो चुका है जी। और केंद्र में कांग्रेस से सपा और बसपा दोनों वहां भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। तो कौन किसकी बी टीम है ये भी एकदम बहुत सिनेरियो क्लियर है। और सोशल इंजीनियरिंग की बात तो देखिए भूल जाइए, जिस पार्टी का मुखिया ही पूरे चुनाव में निकलता न हो, 1-2 जगह निकल जाए, चुनाव के समय लगा हाँ अब ये ब्राह्मण सम्मेलन शुरू हुआ है, अब निकले हैं अयोध्या से आशीर्वाद लिए हैं, हो सकता है काशी पहुंचे, लेकिन इनकी सोशल इंजीनियरिंग प्रथम फेज आते आते शांत हो गए कि नहीं हमको बहुत खामोशी से चुनाव लड़ना है, न कोई मैनिफेस्टो जारी करना है, न हमें कोई सोशल इंजीनियरिंग करनी है। देखिए राजनीति करनी है, सत्ता में आनी है, तो अब ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। अब आपको सत्ता में आना तो पसीना बहाना पड़ेगा, देश के पीएम पसीना बहाना, आप सभी यहाँ पर आए, समय खत्म हो गया सर, आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, वक्त निकाला आप सभी ने। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।